हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, आज जो हमने सीरीज से बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं रक्षात्मक युक्तियों से। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको यूजीसी नेट में भी मिलेगा, DSSS में भी मिलेगा, यूपी टेट में मिलेगा और सीटेट में मिलेगा। मतलब रक्षात्मक युक्तियाँ होती क्या, ये हर टीचिंग वाले एग्जाम में आपको मिलेगा। यहाँ से कंपलसरी आपको 2 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस रहेंगे। तो हम बात करते हैं कि रक्षात्मक युक्ति जनक कौन और कितने प्रकार की होती है, उनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ये सारी बात हमें यहाँ पर देखने को पड़ेगी। सबसे पहले हम रक्षात्मक युक्ति देखेंगे और इसका जो दूसरा नाम है वो यहाँ पर है। दूसरा नाम अगर आपसे पूछे तो आपको बताना मनोरचना है। यानी रक्षात्मक युक्ति और मनोरचना दोनों एक ही बात है। अब इसके जनक पूछे आपसे कि इसके जनक कौन है, तो आपको इसके जनक जो दोनों के बता देने वो बता देने हैं सिगमंड फ्रायड है। इसके जनक कौन बता देना, सिगमंड फ्रायड बता देना। अब यहां पर समझने वाली बात यहां पर समझेंगे। देखो, फ्रायड ने रक्षा युक्ति का प्रयोग व्यक्ति के, अब समझना यहां पर यह व्यक्ति के चेतन या अचेतन, दूसरा इड या सुपर ईगो या इदम और परा अहम, होने वाली गतिशीलता का अध्ययन किया है। और ये वाला क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा कि रक्षात्मक युक्ति में फ्रायड ने व्यक्ति के किस मन का अध्ययन किया है, किसका अध्ययन किया है। तो यहां पर वो 3 ऑप्शन में से कोई सा भी आपको दिख सकता है। अगर या तो वो चेतन और अचेतन की पूछेगा, या इड सुपर ईगो की पूछेगा, या एकदम और परा अहम की पूछेगा। इन तीनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन आपको देता है, राइट आंसर आप तीनों में से एक को लगा देंगे। मैंने आपको चेतन अचेतन नहीं लिखा है, इसमें से मैंने आपको तीनों लिखा दी। वो तीनों में से कोई सा भी पूछे तो राइट आंसर आपको लगा देना है। लेकिन यहां पर वो क्वेश्चन ये भी पुटअप कर रहा है कौन सा रक्षात्मक युक्ति का प्रकार है और कौन सा नहीं है। तो बात करते हैं इसके प्रकार की। इसके प्रकार कितने हैं, तो इसके प्रकार जो हैं दोस्तों, वो इसके जो प्रकार हैं वो 8 हैं। कितने प्रकार हैं, तो आपको बता देना रक्षात्मक युक्ति के अगर प्रकार पूछे तो आपको कितने बताने, 8 प्रकार बताने। कौन कौन से, देखो, पहला बताना तर्क संगतिकरण, इसका दूसरा नाम होता है युक्तिकरण, दूसरा आपको बताना है प्रक्षेपण, तीसरा आपको बताना है प्रतिगमन, उसके बाद आपको बताना है विस्थापन, उसके बाद आपको बताना है प्रतिक्रियाकरण, उसके बाद आपको बताना आक्रामकता, उसके बाद आपको बताना है दमन, और उसके बाद आपको बताना है कल्पना प्रवाह या दिवास्वप्न। ये 8 हमारी रक्षात्मक युक्ति है। अब इन 8 में से कभी कभी वो 3 यहां से ले लेता है और एक अपोजिट ले लेता है, किसमें से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है। लेकिन समझने वाली बात यहां पर दोस्त ये रहेगी कि ये जो 5 हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 5 है हमारी,
ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और आपको इन पांचों को ध्यान में रखना है कि इन पांचों को क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ से कंपलसरी क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट, DSSS और केवीएस किसी भी एग्जाम में आप बैठे आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, और सीटेट में बहुत आता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले जो हम हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे तर्क संगतिकरण। समझना इसको, बस समझ लेना। अगर समझ में आपके क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये वाली बात आपको समझ। देखो इस रक्षा युक्ति में एक व्यक्ति अपने द्वारा किए गए व्यवहार को विभिन्न तर्क और उदाहरण देकर सही साबित करने की कोशिश करता है। बस आपको समझना क्या है कि इसमें व्यक्ति क्या करेगा, अपने द्वारा किया गया जो व्यवहार है वो दूसरे को प्राप्त करना चाह रहा, तो वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करेगा। वो कौन सी रक्षात्मक युक्ति कहलाती, तो आपको बताना तर्क संगतिकरण और रक्षा युक्ति कहलाती। जैसे अब आप जैसे पढ़ेंगे तो जैसे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे अंगूर खट्टे हैं। अब लोमड़ी को जो अंगूर नहीं प्राप्त होते तो वो उनमें कमी निकाल देती है और कहती है अंगूर खट्टे। अगर लोमड़ी को अंगूर प्राप्त हो जाते तो क्या वो कहते हैं अंगूर खट्टे? नहीं। तो यहां पर आपको यह समझना कि जिस व्यक्ति, जिस वस्तु, जिस घटना को हम प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश वो हमसे दूर हो जाती है तो हम उसी में कमी निकाल देते और अपने आप को सही साबित कर लेते हैं। वो कौन सी युक्ति कहलाती है? तर्क संगतिकरण और युक्तिकरण कहलाती है। कि लोमड़ी को अंगूर प्राप्त न होने पर कहना अंगूर खट्टे, तो कौन सी रक्षात्मक युक्ति का प्रयोग करेगा? तो आपको बताया तर्क संगतिकरण या उसका प्रयोग करेगा। अगर मान लीजिए एक बच्चा किसी एग्जाम में बैठता है और एग्जाम में वो फेल हो जाता है और ये कहता है कि एग्जाम जो आया था, वो पेपर जो आया था वो बड़ा टफ आया था, तो वो स्वयं को सही साबित कर रहा है और दूसरे को गलत साबित कर रहा है, तो वो कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग करेगा? तो आपको बताना है तर्क संगतिकरण युक्तिकरण का प्रयोग करेगा। ये वाली बात आपको क्लियर आ गई होगी। अब उसके बाद जब हम दूसरी पढ़ेंगे तो दूसरी प्रक्षेपण। इस रक्षा युक्ति में व्यक्ति अपनी कमजोरी व दोषों की झलक दूसरों में देखने का प्रयास करता है। यानी हमारे अंदर जो कमी है वही कमी हम दूसरों में देखने का प्रयास करते हैं, वो कौन सी रक्षात्मक युक्ति कहलाती? तो आपको बताना प्रक्षेपण कहलाती। जैसे अब जैसे आपको समझ में आएगा, जैसे एक कुरूप व्यक्ति का दूसरों में कुरूपता देखना, मतलब मेरे अंदर जो कमी है वही कमी मैं दूसरों में देखने का प्रयास करूं।
वो कौन सी रक्षा युक्ति कहलाती है? तो आपको बताना प्रक्षेपण रक्षा युक्ति कहलाती है। कौन सी कहलाती है? प्रक्षेपण रक्षा युक्ति कहलाती है। मान लीजिए एक कुरूप मीन्स होता, अब वो बदसूरत नहीं होता, जिसके विचार गलत होते, जिसकी गलत आदत होती है, जिसकी गलत चरित्र होता है, हर बात में झूठ बोलता है, ज्यादा बात करता है, तो मेरे अंदर जो क्वालिटी है वही क्वालिटी मुझे दूसरों में दिखाई देने लग जाए, वो कौन सी रक्षा युक्ति कहलाती है? तो आपको बताना प्रक्षेपण रक्षा युक्ति कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा एक छात्र नकल करते हुए पकड़े जाने पर अपने आप को यह कहकर बचाता है कि दूसरे छात्र भी तो नकल कर रहे हैं। मतलब अगर मैं नकल कर रहा हूं और मुझे टीचर आके पकड़ता तो मैं उससे यह कह दूं कि दूसरे को तो नकल कर रहे हैं, उनको तो आप पकड़ नहीं रहे। तो वो अपने आप को बचाने के लिए कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? तो आपको बताना प्रक्षेपण रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है। ये वाली बात क्लियर होगी। अब उसके बाद जब हम थर्ड नंबर पर पढ़ते हैं तो थर्ड नंबर पर आती है प्रत्यगमन। देखो इसका अर्थ पूर्व में या भूत में चले जाना। इसमें व्यक्ति अपने सामने समस्या को देखकर अपनी आयु से निम्न आयु का कार्य करने लग जाता है। वो कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? तो आपको बताना है प्रत्यगमन का कर रहा है। जैसे ये सारे के सारे आपको जैसे से समझने हैं। जैसे अंगूठा चूसना, अब मान लीजिए कोई 12 साल का बच्चा अंगूठा चूसने का कार्य कर रहा है, तो यानी मान लीजिए देखो अंगूठा चूसने का कार्य 1 साल का बच्चा कर रहा है और उसी की जगह अगर कोई 12 साल का बच्चा अंगूठा चूसने का कार्य कर रहा है तो वो कितने वर्ष से पीछे आ गया? 11 वर्ष पीछे आ गया। यानी आप जब किसी कार्य को करते हैं, किसी कार्य को करते समय आपके सामने जब कोई समस्या आ जाती है, उस समस्या को देखकर आप उससे पीछे हट जाते हो और यह बताते हो कि मैं तो छोटा हूं भी इस कार्य को कर ही नहीं सकता, तो वो कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग करेगा? तो आपको बताना प्रत्यगमन का प्रयोग करेगा। किसका प्रयोग करेगा? प्रत्यगमन का। यानी आपके सामने कोई ऐसी समस्या, ऐसी कोई चुनौती, ऐसा कोई जटिल बाधा आती है, आप उसको देखकर अपनी आयु से निम्न आयु का यानी पीछे की तरफ हट जाते हो कि भैया मेरे से काम नहीं होगा, तो आप ये कहते हो कि मैं तो छोटा हूं, मैं तो छोटा हूं, इस काम को कर नहीं सकता, तो वो कौन सी रक्षा युक्ति होगा? प्रत्यगमन होगा। यानी वो आपसे ये पूछे कि अंगूर खट्टे कौन सी रक्षा युक्ति है? तर्क संगतिकरण। एक कुरूप व्यक्ति का दूसरों में कुरूपता देखना, प्रक्षेपण। अंगूठा चूसना कौन सी है? प्रत्यगमन है। क्लियर बात है। अब आता है नेक्स्ट हमारा विस्थापन। देखो इस रक्षा युक्ति में एक व्यक्ति अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए अन्य माध्यम या व्यक्ति का सहारा लेता है। वो कौन सा कहलाता? विस्थापन कहलाता। मान लीजिए मुझे अपनी बात
किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचानी है। अब किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मुझे किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या संस्था का सहारा लेना पड़े, वो कौन सी कहलाती है? वो हमें कहलाती है रक्षात्मक युक्ति, कहलाती है विस्थापन। आपने मीडिएटर का नाम सुना होगा, दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाना, या किसी बिचौलिए का नाम सुना होगा। तो जो बिचौलिया होता है, मान लीजिए लड़का लड़की की शादी करवा रहा है, लड़का लड़की जब शादी करवाएगा तो बिचौलिया होगा एक, वो लड़के वाले की बात लड़की वाले को बताएगा, लड़की वाले की बात लड़के वाले को बताएगा। उन दोनों के बीच की जो बातों का आदान प्रदान जो करेगा, उसके लिए वो किस रक्षा युक्ति का प्रयोग करेगा? तो आपको बता देना है, विस्थापन रक्षा युक्ति का प्रयोग करेगा। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं उसके बाद इनको समझाता हूं। आप इसको नोट कर ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया आप इसका। ये पूरा समझ में आ गया? ऊपर से साफ कर देना इसको, ऊपर से आपने लिख लिया होगा, यहां से इनको साफ कर देना, बाकी तो पूरा आप ऐसे ही रख लेना। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक बच रहा, बाकी तो कुछ आपको समझ में आ ही जाएंगी। एक रह रहा है जो सबसे ज़्यादा अच्छा है, उसको हम देखते हैं, वो है हमारा प्रतिक्रियाकरण। कौन सा है? प्रतिक्रियाकरण। प्रतिक्रिया, इसको थोड़ा समझना। देखो, इस रक्षा युक्ति में एक व्यक्ति उस व्यवहार को प्रकट करता है जो उसके चेतन मन के खिलाफ होता है। लेकिन समाज को दिखाने के लिए वह उससे दिखावे का प्यार करता है। वो कौन सी रक्षा युक्ति कहलाती है? तो आपको बताना है, प्रतिक्रिया रक्षा युक्ति कहलाती है। समझना कैसे? जैसे आपको पूरे सारे समझ लेने, क्योंकि जैसे से ही क्वेश्चन पूछेगा। जैसे एक सौतेली मां अपनी सौतेली बेटी को प्रेम नहीं करती है, लेकिन समाज को दिखाने के लिए उससे दिखावे का प्यार करती है। कौन सी रक्षा युक्ति का कहलाएगा? प्रतिक्रियाकरण रक्षा युक्ति का कहलाएगा। समझना, प्रतिक्रियाकरण क्या होता है कि जब एक व्यक्ति उस व्यवहार को प्रकट करेगा जो उसकी अंतरात्मा बल नहीं दे रही, जवाब नहीं दे रही कि मैं इस व्यवहार को प्रकट करूं, लेकिन उसे समाज को दिखाने के लिए दिखावे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैंने आपको पूरा बता दिया कि रक्षात्मक युक्ति और मनोरचनाओं के जनक कौन है। तो मैंने आपको पूरा बता दिया था कि इनके जो जनक मैंने आपको पढ़ाए थे वो कौन पढ़ाए थे। मैंने इनके जनक पढ़ाए थे आपको, सिगमंड फ्रायड। एक बार और समझा दे रहा हूं।
और ये कितने प्रकार की बताइए, तो मैंने आपको बता दी थी 8 प्रकार की बताई है। रक्षात्मक युक्ति और मनोरचना दोनों एक ही, और कौन कौन से प्रकार की बताइए, तर्क संगतिकरण, प्रक्षेपण, प्रत्यगमन, विस्थापन, प्रतिक्रियाकरण, आक्रामकता, दमन और कल्पना प्रभाव। सही वाली बात मैंने आपको बता दी, मैंने ये आपको पूरी भी समझा भी दी है। तर्क संगतिकरण में क्या होता है कि व्यक्ति अपने द्वारा किए गए व्यवहार को अच्छी तरह से साबित करने की कोशिश करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब ये कि अगर मैं पेपर भी देने जा रहा हूँ, पेपर में फेल भी हो जाता हूँ, तब भी मैं ये कहूँगा कि पेपर टफ आया था, या मैं लेट पहुंचा था, या मेरी टीचर से लड़ाई हो गई थी, मैं सब में कमी निकाल दूंगा लेकिन खुद में कमी नहीं निकालूंगा। वो कौन सी रक्षात्मक युक्ति का प्रयोग करेगा, तो आपको बताना है तर्क संगतिकरण युक्तिकरण का प्रयोग करेगा। अंगूर खट्टे, यानी लोमड़ी को अंगूर प्राप्त नहीं हो पाते तो वो कहते हैं कि अंगूर खट्टे, वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। प्रक्षेपण में क्या होता है कि मैं अपनी कमजोरी, मेरे अंदर जो बुराई है, मैं दूसरों में देखने का प्रयास कर रहा हूं। मान लीजिए एक छात्र नकल करते हुए पकड़े जाने पर अपने आप को यह कहकर बचाता है कि दूसरे छात्र भी तो नकल कर रहे हैं, तो वो कौन सी रक्षात्मक युक्ति का प्रयोग कर रहा है, प्रक्षेपण का। मतलब मैं एक तो गलत कर रहा हूं, मैं एक तो नकल कर रहा हूं, ऊपर से जब टीचर मुझे पकड़ता तो मैं ये कहता हूं कि दूसरे बच्चों को क्यों नहीं पकड़ रहे हो, वो भी तो नकल कर रहे हैं, तो कौन सी रक्षात्मक युक्ति का प्रयोग करेगा, आपको प्रक्षेपण। प्रतिगमन में क्या होता है कि पीछे लौटाता है, पूर्व में या भूत में चले आना, यानी जब व्यक्ति के सामने ऐसी कोई समस्या आती है, उस समस्या को देखकर वो पीछे लौट आता है, यानी अंगूठा चूसना। आपसे ये पूछे अंगूठा चूसना कौन सी रक्षात्मक युक्ति है, तो आपको प्रतिगमन बता देंगे। विस्थापन में क्या होता है कि जब एक व्यक्ति अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति का सहारा लेता है, विस्थापन कहलाता है। इसका एग्जांपल मैंने आपको बता भी दिया कि दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाना विस्थापन कहलाता है। ये वाली बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, विस्थापन कहलाता है। उसके बाद मैंने आपको प्रतिक्रियाकरण बताया था कि इसमें व्यक्ति उस व्यवहार को प्रकट कर रहा है जिसका बिल्कुल भी मन नहीं होता कि मैं इस व्यवहार को प्रकट करूं, लेकिन समाज को दिखाने के लिए उसे प्रकट तो करना पड़ता है, प्रकट तो करेगा क्योंकि समाज के सामने अच्छा दिखाना है। तो इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि एक सौतेली माँ अपनी सौतेली बेटी को प्रेम नहीं करती है, लेकिन समाज को दिखाने के लिए वो अपने दिखावे का प्यार करती है। ये वाली बात क्लियर होगी। उसके बाद मैंने आपको बताया आक्रामकता। आक्रामक में जिसमें आपका व्यवहार विध्वंस वाला, लड़ाई झगड़े वाला, मार काट घृणा वाला, वो कौन सा रक्षात्मक युक्ति कहलाएगी, आक्रामकता। दमन क्या कहलाता है, हमारी बहुत सारी ऐसी आवश्यकता जिनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, जिनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी तो वो कहां पर दबी की दबी रह जाएंगी, वो कहां पर रह जाएंगी, तो आपको बता देना अचेतन मन में। कहां पर दबी की दबी रह जाती है, तो आपको बताना अचेतन मन में दबी की दबी रह जाती है। और जब उन इच्छाओं को दबा दिया जाता है तो कौन सी रक्षात्मक युक्ति का प्रयोग कहलाता है, दमन रक्षात्मक युक्ति का प्रयोग कहलाता है। अब उसके बाद मैंने आपको कल्पना प्रभाव या दिवा स्वप्न बताया, तो मैंने आपको ये वाली बात बताई है कि इसमें व्यक्ति क्या करता है, अपनी एक काल्पनिक दुनिया बसा के रहता है, खुली आंखों से सपने देखना, कहना हे भगवान मेरा सीटेट 140 नंबर से पास तो तब होगा ना जब आप पढ़ोगे, हे भगवान मेरा DSSS में सिलेक्शन हो तो तब जाएगा ना, तब आप पढ़ोगे। तो खुली आंखों से सपने देखना, अपनी एक काल्पनिक दुनिया बसा के इमेजिनेशन में जीना, वो कौन सी रक्षात्मक युक्ति का कहलाता है, कल्पना प्रभाव दिवा स्वप्न।